हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, मेन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले दो चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नोट्स मेकिंग के ऊपर। सेकंड जो हमारे पास चीज़ रहेगी वो है यहाँ पर सिलेबस को किस तरह हम कवर करें। हमारे एग्जाम को यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 मंथ रह चुके हैं, क्योंकि लास्ट मंथ में कभी भी काउंट नहीं करता, जो जनवरी वाला मंथ है, क्योंकि उसके अंदर हम अपना नॉलेज पॉलिश करते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारी रिवीजन करते हैं, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। अगर कहीं पर हम लैग कर रहे हैं तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नोट्स मेकिंग की। देखिए, अब नोट्स भी यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन 2 टाइप्स अगर हम अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स, दूसरा अगर देखा जाए तो आपके होते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। अब देखें, जो शॉर्ट्स नोट है ना, नोट्स जो है वो आपके बेसिकली जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। अब इसके भी यहाँ पर जो है वो कह लें कि मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के भी। अब फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर आप चीज़ें जो है इजीली जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। लेकिन जब आप चीज़ों को यहाँ पर दोबारा रिवाइज करने के लिए बैठते हैं, तो तब जो है आपके पास एक डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के अबाउट। अब जब आप यहाँ पर लॉन्ग नोट्स बनाते हैं और जब आपका जनवरी का मंथ आता है या दिसंबर के अंदर आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, दोबारा आपको डिटेल्स जो है वो पढ़ना पड़ती है, तो वहाँ पर आपके लॉन्ग नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स जो है वो लाजमी बनाएं, ठीक है, ताकि आप दोबारा जो अगर चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करने के लिए बैठे तो आप इन्फॉर्मेशन को दोबारा जो है वो रीड कर सकते हैं, जितना भी आपने मटीरियल ऐड किया है। अब यहां पर बात करते हैं कि नोट्स मेकिंग करनी किस तरह। मैं पहले भी कहता हूं कि एज पॉसिबल एज जितना हो सके आपने चीजों को अपने हाथों से गुजारना है, ठीक है। नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करनी है। इससे होगा क्या, सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो आपकी डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी। क्या होगा, यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर चीजें जो है वो आप अपने हाथों से गुजार रहे होते हैं, उससे फायदा क्या होता है, तो आपकी राइटिंग स्किल है वो भी यहाँ पर इंप्रूव हो रही होती है। थर्ड नंबर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक चीज़ आती है थर्ड नंबर पर, वो है यहाँ पर जब आप चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो आप चीज़ों को इजीली रिवाइज कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपने उन चीज़ों को अपने हाथों से गुजारा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें फ़ायदा देती हैं यहाँ पर खुद अगर हम अपने हाथों से नोट्स मेकिंग करें। अब नोट्स मेकिंग किस तरह करनी है ये चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। सिंपल सा इसका जो है वो हल है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज आपने क्या करना, अपने पेजेस को डिवाइड कर लेना है, उसके ऊपर आप टॉपिक मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट को लेकर जो अभी यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर हमें देखने को मिली, तो हमने 28 फेब से भी पहले इसको जो है कवर करना शुरू किया है। तो अगर आप यहाँ पर 28 फेब से इसको स्टार्ट करते हैं और कवर करने की कोशिश करते हो तो आपका पूरा टॉपिक आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। और अभी भी जो हम यहाँ पर जो है वो जो अग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर अभी, तो उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशंस अभी चल रही है। तो आप ये देख लें कि जब से यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई है और जब से अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर अभी वॉर जो है यहाँ पर एंड हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। तो इस तरह आपका एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, और पूरा टॉपिक आपका जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो करंट अफेयर में आ जाए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आपका आईआर में आ जाए, चाहे आपका यहाँ पर ऐसे के पेपर के अंदर भी क्यों ना आ जाए वो, ठीक है। तो आप इजीली जो है उसको टैकल कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस क्यों नहीं कवर हो रहा। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना यहाँ पर, वो ये होती है कि जो आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर टारगेट्स जो है अपने सेट करते हैं कि आज मैंने 2 टॉपिक को कवर करना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो टारगेट्स फिक्स करते हैं उनको अचीव करना होता है। अब इसके अंदर टाइम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
हम बात करते हैं ना यहां पर 4 घंटे पढ़ लें, 5 घंटे पढ़ लें, 6 घंटे पढ़ लें, 10 घंटे पढ़ लें, 14 घंटे पढ़ लें, टाइम की बंदिश नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक चीज होनी चाहिए कि मैंने आज के टारगेट्स अचीव करने हैं। अब वो टारगेट्स चाहे आपको रात के 2 बज जाएं, आपने वो टारगेट्स को अपने कंप्लीट करना है और देन जो है आप नेक्स्ट डे के लिए जो है वो अपने नेक्स्ट टारगेट्स को जो है यहां पर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को यहां पर डिवाइड करना है। अब आपके 6 मंथ रह चुके हैं दिसंबर वाला, तो अगर देखा जाए तो ये तो मंथ हमारा जून वाला तो वैसे ही एंड हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो 6 मंथ रह चुके हैं। तो 6 मंथ के अंदर आपने करना क्या है कि सिलेबस को डिवाइड करना है। चलो पर मंथ आप 2 सब्जेक्ट करेंगे, देन भी आप 6 मंथ के अंदर अपने 12 सब्जेक्ट यहां पर कवर करते हैं, लेकिन 12 में से 2 सब्जेक्ट आपने निकाल देने हैं, 10 सब्जेक्ट बनते हैं। तो 10 सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो आपके 5 मंथ के अंदर आपका जो है वो कह ले कि 10 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। बाकी आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं प्रेसी और यहाँ पर ऐसे ये आप साथ साथ लेकर चलेंगे डेली बेसिस के ऊपर। इसके ऊपर कंप्रोमाइज मत करना। और डेली बेसिस के ऊपर एक चीज जो मैं पहले भी कहता हूं, एवेल्युएशन आपने लाजमी करवानी है। जो अब आपने यहां पर सिलेबस को डिवाइड तो कर लिया, तो अब यहां पर क्या होगा कि मैंने जैसे पहले बताया कि टारगेट्स जो आप यहां पर फिक्स करते हैं उनको आपने अचीव करना है। अगर आप यहां पर टारगेट्स अपने अचीव करते जाते हैं और सिलेबस जो है अगर आप कवर करते जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें यहां पर आसान हो जाती हैं और इस तरह आपका पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाता है और इस तरह आप जो है वो दोबारा जनवरी के मंथ के अंदर उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स की तरफ, लेकर उससे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट लाजमी होती है जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट रहने वाली है बुद्धा की है, बेसिकली वो क्या कहता है कि द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। सबसे बड़ी जो यहां पर बात आती है ना, जो हम बात करते हैं, जो तकलीफ देने वाली बात है, वो ये होती है कि जब हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम है और हम कर लेंगे। यही बात अभी मैं कर रहा था यहां पर कि हमारे एस्पिरेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं यहां पर कि नहीं अभी 6 मंथ पड़े हैं, अभी 7 मंथ पड़े हैं, लास्ट वाला मंथ पड़ा है, हो सकता है रमजान की वजह से यहां पर हमारा डिले हो जाए एग्जाम। तो इस तरह की जो है वो अपने खुद को तसल्ली देने के लिए जो क्या करते हैं यहां पर अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं यहां पर एस्पिरेंट्स, जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो वहां पर आप चीजों को फिर जो है वो डील नहीं कर सकते और यहां पर फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहां पर एक चीज यहां पर जो है वो कही जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करते हैं आप जब, तो आप यहां पर क्या करते हैं काम के ऊपर टाल मटोल करते हैं। तो सिलेबस किस तरह कवर होगा अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने यहां पर टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे। आप बोलते हैं नहीं आज थोड़ा टॉपिक रह गया, 1 टॉपिक रह गया, कल कर लेंगे, कल हम 3 टॉपिक कर लेंगे, 3 कल रह गए तो भाई 3 में से 2 कर लिए या 1 कर लिया, 2 बच गया, अब 2 नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो इस तरह जो है काम का बर्डन बढ़ता जाता है और आप अपना क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो टाइम भी कंज्यूम करते जाते हैं और इस तरह जो है आपका एग्जाम जो है वो सर के ऊपर आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि आप मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फिर आप एनालिसिस करते हैं, खुद का एवेलुएट करते हैं कि क्या मैंने प्रेपरेशन की है, तो फिर आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं जो है वो एग्जाम नहीं दे रहा क्योंकि मेरी प्रेपरेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। और ये नहीं देखते कि यही एनालिसिस अगर आप 7 मंथ अगर पहले कर लेते तो एटलीस्ट आप प्रेपरेशन लाजमी कर सकते थे 70 to 80%। चलो इतना नहीं तो कम से कम 50 to 60% तो कर ही लेते ना, पास होने के काबिल तो हो जाते ना, लेकिन वो नहीं किया। हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो टाइम वेस्ट करते गए। यही कहा हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, 7 मंथ पड़े हैं, 8 मंथ पड़े हैं, इस तरह खुद को झूठियाँ तसल्लियाँ हम देते रहते हैं और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है स्टूडेंट्स का। तो आई होप आपने इस चीज़ को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। तो टाइम को वैल्यू दें, टाइम को जब आप वैल्यू देंगे तो टाइम आपको वैल्यू देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर जो है अमल भी करना है। ठीक है, मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना गैप हमें देखने को मिलता है, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ठीक है, अपने लिए जो है वो कह लें कि यहाँ पर रूल तो बना लेते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। उन रूल्स को किसने इम्प्लीमेंट करना है, हमने खुद इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। और अब हम बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है बेसिकली माइट इज राइट, और यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया कि इज माइट राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो है एक डायलॉग और डिप्लोमेसी। एक एक्सटर्नली तौर पर जो हम यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जो है एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, डायलॉग्स यहाँ पर करवा रहा है, एंगेजमेंट करवा रहा है यहाँ पर।
ठीक है। उसके बाद अपने डिप्लोमेसी भी यहाँ पर जो है वो कह ले के रोल प्ले कर रहा है, डिप्लोमेसी भी हमें देखने को मिलती है। और जिस तरह यहाँ पर डिप्लोमेसी का डोर ओपन किया गया थ्रू इस्लामाबाद टॉक्स, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर बात की जा रही है तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डायलॉग की जरूरत होती है, इसी तरह हमें इंटरनल लेवल के ऊपर भी डायलॉग की जरूरत है। और सबसे मेन जो यहां पर इस टॉपिक के अंदर चीज रहने वाली है वो है यहां पर इंटरनल जो हमें यहां पर डायलॉग की जरूरत है। और यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, आपके इलेक्शंस की बात होगी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात होगी, पॉलिसी के ऊपर बात होगी यहां पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर जुडिशरी के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है विद डायलॉग के जरिए, और वो डायलॉग हमें न देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टॉपिक को थोड़ा रीड कर लेते हैं, द हाइब्रिड आर्किटेक्चर। अब हाइब्रिड की बात आती है तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ जाती है। अगर जो एस्पेक्ट हमारे डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या है पाकिस्तान के अंदर, जो हमें 2018 से ऑनवर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड डोमेस्टिक पैराडॉक्स की बात की जा रही है बेसिकली, जो अभी मैं बात यहाँ पर कर रहा था पहले भी। ठीक है, कि इंटरनली डायलॉग की जरूरत है। तो उसके बाद है यहाँ पर बैलेंसिंग जियोपॉलिटिकल एक्यूमेन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर डीके जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पूरा एक बैलेंस भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह हमें इंस्टीट्यूशन जो है वो डीके की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जवाल की तरफ बेसिकली जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं पहले भी कह सकता हूँ। जैसे आपके यहाँ पर पार्लियामेंट एज ए रबड़ स्टैंप बन चुकी है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें जैसे मैंने पहले अभी गिनवाई है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की बात करेंगे। यहां पर यूरेशियन एंड रन की बात की जा रही है कि यहां पर जो समुद्री जो यहां पर हमें जो यहां पर रास्तों से जो है वो कह ले के शिफ्टिंग जो देखने को मिली जमीनी रास्तों की तरफ, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखें यहां पर आपको पता है कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के अंदर हम यहां पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, रशिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो यहां पर डेवलपमेंट होते हुए नजर आई, इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर क्वाड से लेकर ऑकस से लेकर I2 U2 हमें जो बनता हुआ नजर आया, जो चाइना की तरफ से BRI प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। उसके बाद यहां पर ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप देखने को मिली, जो यहां पर रशिया की तरफ से स्टार्ट किया गया। इसी तरह यहां पर जो कह ले के स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो यहां पर जो वो लिए गए चाइना की तरफ से, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव हमें जो देखने को मिलता है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो देखने को मिलता है, जो चाइना की तरफ से अडॉप्ट किया गया। अब यहां पर एक दूसरे को काउंटर करने के लिए हमें यहां पर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने वाले ये काफी इंटरेस्टिंग हमारा एनालिसिस रहने वाला है। इसके अंदर जितने भी हमारे पास यहां पर केस स्टडी रहेंगे वो सारे तकरीबन हम यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। जब से 2011 से यहां पर पिवट टू एशिया, जब से यहां पर एशिया की तरफ झुकाव देखने को मिला यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का, तब से लेकर जो है यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफी आपको यहां पर चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं, शिफ्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए एनालाइजिंग सीनो यूएसए कंस्ट्रक्टिव स्टेबिलिटी, यहां पर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी जो हमें यहां पर देखने को मिली कि यहां पर यूएसए ने एक्सेप्ट किया कि भाई जान चाइना भी हमारा कंपेटिटर है, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए रीअलाइनमेंट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, इसको भी यहां पर देखेंगे। देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाकर देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा आपका चल रहा था, यहां पर बाइपोलर चल रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए फ्रेगमेंटेशन ऑफ द यूएसएसआर 1991 के अंदर देखा जाए, उसके बाद ऑनवर्ड हमें क्या यहां पर देखने को मिला, यूनिपोलर जो है वर्ल्ड देखने को मिला। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर आप IR के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज होती है। ठीक है, तो यही है जो हम यहाँ पर अभी सिस्टम का नाम ले रहे हैं। तो अब हमें जो है मल्टीपोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है PM फील्ड जो मार्शल टू ज्वाइन, यहाँ पर बात की जा रही है CDF है, जो मुनीर साहब और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के स्विट्जरलैंड के अंदर जो है बर्गन स्टॉक के अंदर जो रिजॉर्ट के अंदर जो यहाँ पर मीटिंग होनी थी, बेसिकली यहाँ पर फॉर्मलाइज जो यहाँ पर करना था एग्रीमेंट को 19 बेसिकली यहाँ पर जून को वो नहीं किया गया। अब जो है वो संडे वाले दिन, आज के दिन जो इसको फिक्स किया जा रहा है सॉरी, और जितने भी डेलीगेशन है यहाँ पर
ईरान की तरफ से भी यहाँ पर डेलीगेशन जा चुके हैं। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर यूएसए के, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और यहाँ पर सीडीएफ आसिम मुनीर साहब जो है यहाँ पर जाने वाले। ठीक है, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो सकती है, बेसिकली इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है कि ये जो एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया, जो 14 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद भी तो करवाना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी दो हर्डल है यहाँ पर, एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सेकंड आपकी रह गई यहाँ पर लेबनान के अंदर जो हमें जो है वो कह लेके अभी भी जो है वो कह लेके इश्यूज देखने को मिल रहा है। वो किस वजह से, बेसिकली इजराइल बार बार जो यहाँ पर अटैक करा, और इजरायली जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अभी इस 14 जो है पॉइंट्स या एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर यूएसए ईरान डील है, द बर्गर स्टॉक मैकेनिज्म है, एनालाइजिंग द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द इस्लामाबाद यूएसए ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि रिपीट ना करें। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं, और जितने भी डान न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और उनके जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीनिंग के साथ भी अंडरस्टैंड करते हैं, डोमेस्टिक लैंग्वेज के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स भी आपके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप पूरा जो है यहाँ पर वोकैब की अपनी नोटबुक एक अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। तो आई होप आपने इस टॉपिक्स के जो है यहाँ पर ओवरव्यू को अंडरस्टैंड किया। अब हम जो है इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर एंड डोमेस्टिक पैराडॉक्स बैलेंसिंग जियोपॉलिटिकल एक्यूमेन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल डीके। सबसे पहले हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे बेसिकली यूएस और ईरान की वॉर के ऊपर। देखें, एक चीज तो इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अभी ईरान और यूएसए का जो मैटर हमें देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल अगर देखा जाए मिलिट्री पावर किसकी है, यहां पर यूएसए की है। लेकिन यहां पर उसको जो है यहां पर स्ट्रैटेजिक जो हमें यहां पर कह ले के डिफीट देखने को मिल रही है, जो उसकी शिकस्त है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये चीज कौन कह रहा है, यहां पर यूएसए के कांग्रेशनल लीडर्स भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा जो रीजनल एनालिस्ट हैं वो भी आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को जो है और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, जो है वो जिस तरह की ट्रंप की यहां पर स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली, और जिस तरह यहाँ पर यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर स्टार्ट हुई, और जिस तरह जो है यहाँ पर ईरान की तरफ से जो है वो एसिमेट्रिक वॉर को स्टार्ट किया गया, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री को यहाँ पर क्या किया गया, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बेसिकली टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। और यही चीज़ आज हमें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पर यही कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, यही कहा जा रहा है कि अब ईरान और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि उसने ग्लोबल जो मिलिट्री पावर के अगेंस्ट जो है यहाँ पर खड़े होने की जो है यहाँ पर अपनी ताकत को शो किया। अब वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ डे जब यहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है, तब भी यहाँ पर ईरान जो है वो स्टैंड कर रहा है ग्लोबल मिलिट्री पावर के अगेंस्ट। यही बात बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, स्ट्रैटेजिक रिवर्सल की अगर बात की जाए तो इससे पहले हमारे पास 2026 यूएसए ईरान एंड द फैलेसी ऑफ मिलिट्री एब्सोल्यूट पावर की बात की जा रही है, बेसिकली यूएसए की। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पावर कहीं ना कहीं पर कम होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स है, अनकंडीशनल सरेंडर की बात की जा रही है, मींस गैर मशरूत जो हथियार डालने की बात की जा रही है कि ईरान ने जो है यहाँ पर हथियार डाल दिए, ये वो है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हो क्या रहा है कि इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो है वो ईरान और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और ये बात की जा रही है शिफ्ट एंड रीजनल पैरिटी की अगर बात की जाए, यूएसए कांग्रेशनल लीडरशिप एंड रीजनल एनालिस्ट, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। ठीक है, एक चीज़ तो ये, दूसरा अगर देखा जाए इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो कल के 14 पॉइंट्स थे। 14 पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और यहाँ पर 14 पॉइंट्स हमें जो है वो साइन होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कह ले कि ये इलेक्ट्रॉनिक साइन हमें देखने को मिले। लेकिन एक और चीज भी है, क्या जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिकली जो यहाँ पर हमें एग्रीमेंट साइन होते हुए नजर आया, क्या ये जो है परमानेंट है, चलेगा आगे, या टेम्परेरी है, इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहा, बल्कि एक टेम्परेरी जो है हमें एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी 60 डेज को जो है यहाँ पर फिक्स किया गया है।
ठीक है। अब वो 14 पॉइंट्स के अंदर सारी चीजें ऐड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म की बात की जा रही है टू रिस्टोर मैरिटाइम और इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड गल्फ। तो इसका पर्पस क्या था कि बेसिकली इकोनॉमिक सिक्योरिटी को यहां पर बहाल करना था गल्फ स्टेट्स के अंदर। लिविंग द कोर ड्राइवर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व, अगर देखा जाए तो अभी भी जो आपका जो ये इश्यू है ये अभी भी अनरिजॉल्व है, इसके जितने भी पहलू हैं वो आपको अभी भी सॉल्व होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 14 पॉइंट जो यहां पर साइन किए गए, तो इनका जो अगर फ्यूचर अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक टेम्परेरी देखने को मिल सकता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा। अब ये बात पता है क्यों की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है कि एक्सटर्नल जो है हमें यहां पर जो जिस तरह डायलॉग देखने को मिलता है एक्सटर्नली तौर पर डायलॉग या डिप्लोमेसी, तो यहां पर जो यूएनओ के अंदर जो परमानेंट यहां पर रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि बेसिकली डायलॉग और डिप्लोमेसी यही पीस और हार्मनी को यहां पर इंश्योर करवा सकते हैं। ठीक है, और जंग को खत्म करवाया जा सकता है। अब यहां पर जो बात की जा रही थी ना जंग होगी तो ना पीस होगा, तो अब वही चीज हो रही है कि कोई भी जितनी मर्जी लंबी लड़ाई हो जाए उसका एंड जो होता है वो डायलॉग के ऊपर होता है, निगोशिएशंस के ऊपर ही होता है। और वही चीज हमें यहां पर कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पर नहीं बल्कि जो है वो सामने यही चीज देखने को मिल रही है, निगोशिएशंस और एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहां पर अभी जो आपको पता है कि नवंबर के अंदर जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन। तो यहां पर अगर पीस और हार्मनी को अगर इंश्योर करवाना है तो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यह तो बात की जा रही है एक्सटर्नली तौर पर कि भाई डायलॉग की जरूरत है, और यहां पर डिप्लोमेसी की जो है मैं वो तकरीबन हर जो है यहां पर लेक्चर के अंदर दे चुका हूं, जहां पर जो हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक। जब तक तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर लेते तब तक जो है आपको डिप्लोमेसी को जो वो नाइस डॉगी कहना पड़ता है। और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर एज ए मेडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया और यहां पर जो है वो सुलह करवाई। ठीक है, तो अभी लास्ट जो है उसका आपको पता है कि एंड चल रहा है और उसके ऊपर जो हम आगे फर्दर जो है अपने टॉपिक के अंदर डिबेट करने वाले हैं। ठीक है, कि उसका अभी क्या बना है। ठीक है, जो 19 जून को यहाँ पर जो मीटिंग होनी थी फ्राइडे वाले दिन वो यहाँ पर नहीं हुई, वो कैंसिल हो चुके हैं। अभी जो है संडे वाले दिन जो है मैं होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो उसके बाद द जियो पॉलिटिकल कैजुअलिटी की बात करें तो सबसे बड़ा लॉस इस एग्रीमेंट की वजह से पता है किसको हुआ, यहाँ पर इजराइल को हुआ। क्यों? इजराइल यही चाहता था कि रीजनल लेवल के ऊपर जो हेजमनी है ना वो सबसे ज्यादा ईरान की है। अगर ईरान के ऊपर वो कंट्रोल हासिल कर लेता है तो समझो उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने वाला जो डिजायर है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पर पूरा हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनालिस्ट। ठीक है, आप मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। तो एक्सटर्नली तौर पर भी जो है यहां पर कोई भी लड़ाई है, कोई भी वॉर है तो उसके लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, और ये तो है एक्सटर्नली तौर पर। लेकिन अब हम बात करेंगे इंटरनली तौर पर जो हमें हाइब्रिड आर्किटेक्चर या डोमेस्टिक जो पैराडॉक्स हमें देखने को मिल रहा है इंटरनली तौर पर इन केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक कंट्रास्ट एक्सटर्नल सक्सेस एंड डोमेस्टिक फ्रैक्चर। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले हम यहां पर इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे यहां पर, उसके बाद पॉलिसी के बारे में, उसके बाद हमारे पास जुडिशरी के बारे में भी हम बात करने वाले। देखें, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है बल्कि एक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करनी है। ठीक है, ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें। ठीक है, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा पाकिस्तान यहां पर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह यहां पर कह ले के फतेह हासिल हुई, जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर यूएस और ईरान के दरमियान में कह ले के जो डील करवाई, जो एग्रीमेंट करवाई, जो सीज फायर करवाई, तो यहां पर इसको कहा जा रहा है डील ऑफ सेंचुरी। ठीक है, डील ऑफ सेंचुरी की बात की जा रही है यहां पर। तो पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिकंसिलेशन की बात की जा रही है। देखें, वही चीज है कि यहां पर पाकिस्तान ने एक्सटर्नली तौर पर तो अपना रोल प्ले कर लिया, लेकिन अगर इंटरनली तौर पर देखा जाए स्टेट के अंदर तो अभी भी हमें यहां पर इंस्टीट्यूशनल डीके देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी भी जवाल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके ऊपर जो है यहां पर वो कह लें कि
इनके ऊपर सोचना, इनके ऊपर जो है गौरव फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब वो कौन कौन से यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद रीजनल और प्रॉक्सिमिटी की प्रेशर की बात करें, देखें यहाँ पर जो हमें नजर आता है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक बड़ी अच्छी बात की है कि भाई यहाँ पर जो है वो कल के पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ पर डायलॉग्स की ज़रूरत है, तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक पेज के ऊपर आना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो हमें अभी जीबी के अंदर इलेक्शन हुआ और जिस तरह हमें यहाँ पर टसल देखने को मिली और जिस तरह हमें यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जुलाई के अंदर इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और ये इलेक्शंस बेसिकली जो आपका कश्मीरी इशू है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकता है और पाकिस्तान की साख के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकता है। जो अभी पाकिस्तान को मिडिल पावर का स्टेटस मिल रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह भी आप ऐड कर सकते हैं। देखें ऑन गोइंग डोमेस्टिक अनरेस्ट अगर सच एज फ्रिक्शन इन आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, रिस्क एक्टिवली अंडरमाइनिंग द स्टेट्स हार्ड वॉन एक्सटर्नल स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला उसको अंडरमाइन कर सकता है। उसके अलावा देखा जाए तो इमीडिएट टर्न टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ जाना पड़ेगा और पीसफुल सेटलमेंट और सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ भी है। लेकिन हो क्या रहा है कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स जो हमें देखने को मिल रहा है एंड स्टेट ऑफ फ्रीडम इन पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्पिरिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो इसके अंदर न्यूली लॉन्च अगर स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट 2026 जो किसने बेसिकली यहाँ पर लॉन्च की है, मिसाल पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई, जिसके जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात की गई, फ्रीडम के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई, सिटीजन्स के जो है यहाँ पर किस तरह वो बाख्तियार हो सकते हैं इसके ऊपर भी बात की गई। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई। ठीक है, इसके अंदर इसका पर्पज़ यही है, इस्टेब्लिश एविडेंस बेस्ड नेशनल बेंचमार्क हाईलाइटिंग एक्यूट फेलियर्स अक्रॉस पॉलिटिकल, सिविल, डिजिटल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर जो हमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी हम जो है वो देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट। अब अगर देखा जाए तो बात की जा रही है कॉलोनियल मॉडल्ड पॉलिसिंग की बात की जा रही है कि पुलिस का पर्पस क्या था। जब सब्वे कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर पुलिस को लाया गया तो उस वक्त ये था कि कंट्रोल रादर देन सर्व। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, सब्वे कॉन्टिनेंट के अंदर पुलिस को जो यहाँ पर जो ब्रिटिश की तरफ अगर यहाँ पर कह लें कि डिप्लॉय किया गया तो उसका पर्पज़ एक था कंट्रोल करना सिस्टम को। अब वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कॉलोनियल मेंटालिटी देखने को मिलती है, पुलिस की यहाँ पर कंट्रोल कर रही है रादर देन यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है ट्रू पब्लिक ट्रस्ट जो था यहाँ पर वो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होना चाहिए था वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। उसके यहाँ पर मतलब हमें यहाँ पर जो वो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, कैन ओनली बी रिकवर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द पब्लिक पुलिस फोर्स फ्रॉम द एलिट पॉलिटिकल कैप्चर। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें किसका देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरा एलिट का देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रिक्टली इम्पार्शियल, और उसके बाद यहाँ पर लीगल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कैडर जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर जो है कॉलोनियल मेंटालिटी को एंड करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कानूनी तौर पर आज़ाद जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी है। दूसरा अगर देखा जाए द इरोजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल डीके इज विजिबल अक्रॉस 3 क्रिटिकल स्टेट पिलर्स। अब 3 स्टेट पिलर्स हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले तो देखा जाए इलेक्टोरल मैकेनिज्म की बात की जा रही है। अब इलेक्टोरल मैकेनिज्म आपको पता है कि यहाँ पर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ पर धांधली तो लाजमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस या जस्टिस जो होना चाहिए यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों ऐड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जीबी के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड एबिलिटी टू होल्ड जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो अभी हम बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही। क्रिएटिंग असेंबलीज दैट लैक ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इलेक्शंस का पर्पस क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटेंट लीडरशिप या कॉम्पिटेंट जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाए, जिनका काम क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर जो है वो
पब्लिक के इश्यूज को डिस्कस करना, उनको जो है यहाँ उनके ऊपर डिबेट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्यूरोक्रेसी देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है, यहाँ पर पपट बन चुकी है। अगर देखा जाए कठपुतली है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगी, ये भी चीज़ है। और प्रेशर भी आपको बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। इसका काम अलग है, क्या है, यहाँ पर बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए जो कि नजर नहीं आती। तो यहाँ पर जो पब्लिक का जो एक ट्रस्ट है जो वो यहाँ पर क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर सकते हैं। जुडिशरी की अगर बात करें तो आपके सामने ही है कि 26th अमेंडमेंट को पास किया गया, 27th अमेंडमेंट को भी पास किया गया। तो कहीं ना कहीं पर जो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए यहाँ पर जुडिशरी के अंदर वो भी नज़र नहीं आती। तो कहीं पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह हमें चीज़ें यहाँ पर जो फैसले या जिस तरह हमें देखने को मिल रहे होते हैं जुडिशरी के अंदर या कोर्ट्स के अंदर जो आने चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो लाखों केस भी अभी भी पेंडिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। जुडिशरी की जो यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो डिग्निटी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, इसलिए जो है यहाँ पर इश्यूज़ हमें देखने को मिले। तो ये सारी हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर डायलॉग्स की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है, इंटरनली तौर पर। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द स्टेट की अगर बात की जाए, देखिए ये थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। हाइब्रिड गवर्नेंस पैराडॉक्स की बात करें, अब 2018 के ऑनवर्ड जो है मैं यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम जो है यहाँ पर कह लें कि एक्सेलरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आपको पता है कि यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम आपको फुली जो है यहाँ पर जो वो कह लें कि एक्सरसाइज करता हुआ पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है, ठीक है। पॉलिसीज़ कहाँ पर बनाई जा रही हैं, कहाँ पर उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उनकी की जा रही है, कहाँ पर उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अब ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। वाइल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज डे टू डे गवर्नेंस, ठीक है, और द ट्रू स्ट्रैटेजिक ट्रैजेक्टरी एंड एब्सोल्यूट लिमिट्स ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रिमेन डोमिनेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमें थ्रू आउट ऑफ हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो जब से यहाँ पर 1953 या 4 के अंदर जब यहाँ पर कह लें कि नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर जो है वो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया, तब से लेकर जो हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले 3 प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो 30 ईयर प्लस जो हमें यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो है अभी हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिला। और जब से यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर कह लें कि एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया थ्रू सिविल एंड मिलिट्री जो है यहाँ पर डिप्लोमेसी के जरिए, ठीक है। तो तब से लेकर जो है यहाँ पर सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है, सिविल और मिलिट्री जो हमें रिलेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें एक हाइब्रिड सिस्टम जो है जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, आप ऐड कर सकते हैं ये भी पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर इसके ऊपर एंडिंग की जाए तो एक्सटर्नली तौर पर जिस तरह डायलॉग की जरूरत होती है, इसी तरह इंटरनली भी डायलॉग की जरूरत है और इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे, चाइना के जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इंडिया की पॉलिसी क्या रही टूवर्ड्स पाकिस्तान, टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स इंडिया, टूवर्ड्स यूएसए, और इसी तरह रशिया के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है द यूरेशियन एंड रन। अब देखें यहाँ पर समुद्री रास्तों से जमीनी रास्तों तक जो हमें यहाँ पर जो कह लें कि शिफ्ट देखने को मिला, तो ये चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करें। एनालाइजिंग सीनो यूएसए कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, जो अभी आपको पता है कि 2026 के अंदर शी जिनपिंग ने जो अभी यहाँ पर जो ट्रंप ने जो है यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और चाइना का विजिट किया, ठीक है, उसके बारे में, एंड द रीअलाइनमेंट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, तो इसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए सबसे पहले द कोलैप्स ऑफ यूनिपोलैरिटी एंड चाइनाज लैंड बेस्ड काउंटर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर चाइना की क्या काउंटर स्ट्रैटेजी रही, बेसिकली लैंड बेस्ड रही। इसने जमीनी रास्तों के ऊपर अपनी जो है वो कह लेके हेजमनी बनाने की कोशिश की, ठीक है, ये बेसिकली काउंटर स्ट्रैटेजी थी। तो यूनिपोलैरिटी आपको देखने को मिल सकती है बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, आईपीएस की बात की जा रही है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है हमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा देखने को मिला, बाईपोलर देखने को मिला। इसी तरह 1991 के अंदर जब यहाँ पर यूएसएस आपका ब्रेक हुआ यहाँ पर,
तो इसके जो वो हमें कह लें कि इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन या तोड़फोड़ देखने को मिली, उसके बाद से हमें यहाँ पर यूनिपोलर सिस्टम देखने को मिला। और यूनिपोलर सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो होल्ड किसका था यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सिर्फ एक ही पावर का, और वो थी यहाँ पर यूएसए। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यूनिपोलैरिटी ऑफ द अर्ली 2000 अगर देखा जाए तो यूनिपोलैरिटी हमें जो 2000 जो है यहाँ पर से पहले देखने को मिली, जो आपका 1991 के अंदर जो यहाँ पर यूएसएसआर ब्रेक होता है। ठीक है, 1991 के अंदर, तो उसके बाद से हमें यहाँ पर जो है ग्लोबल पावर एक ही देखने को मिली, वो आपकी यूएसए था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए डिसइंटीग्रेटेड एज ए वाशिंगटन ओवर एक्सटेंडेड इटसेल्फ इन अ प्रिमिटिव यूनिलैटरल रीजनल वॉर्स। इसने फिर क्या किया कि यहाँ पर रीजनल वॉर के अंदर अपने आप को धकेलना शुरू कर दिया। 2003 के अंदर इसने क्या किया, यहाँ पर इराक के अंदर जो है यहाँ पर वॉर स्टार्ट कर दी। उसके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सेम टाइम जो है वॉर ऑन टेरर चल रही थी। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए फिर इसने यूएनओ का जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था उसको भी यहाँ पर वीक किया। तो ये अभी जो बोपी को यहाँ पर साइन किया गया, तो जो यूएनओ के पैरेलल काम करेगा, ये भी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद अगर देखा जाए डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर जो है वो वीक किया। उसकी वजह क्या थी कि बार बार जो है यहाँ पर हमें जो यूएसए की तरफ से जो हमें टैरिफ पॉलिसी देखने को मिली। ठीक है, तो अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पर जो यूएसए की हेजमनी थी वो यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आई। अब अगर देखा जाए तो यूएनओ के रिलेटेड जो हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिली, या उससे हटकर भी अगर बात की जाए तो 60+ जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से जो विदड्रॉ देखने को मिला, किसका, यूएसए का। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर हेजमनी जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है या एरोजन हो रही है, उसकी तोड़फोड़ हो रही है। हालांकि ये चीज़ मैं जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैरीटाइम एनसर्कलमेंट अगर पिवट की अगर बात की जाए, देखें यहाँ पर जो हमें बहरी मुहासरा जो देखने को मिल रहा है बेसिकली मैरीटाइम एनसर्कलमेंट से लेकर, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज इकोनॉमिक राइज 2011 के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें शिफ्ट देखने को मिला और पिवट टू एशिया की तरफ हमें झुकाव देखने को मिला। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि इसी के सबसिक्वेंट यहां पर इसने क्या किया, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भी बनाई। यहां पर इससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब हमें यहां पर 2011 का पिवट टू एशिया देखने को मिला तो चाइना ने यहां पर क्या किया, BRI प्रोजेक्ट को यहां पर स्टार्ट किया। क्या किया, यहाँ पर BRI प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर उसके बाद से जो है यहाँ पर कह लें कि यूएसए ने क्या किया है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई। यहाँ पर जापान को अपने साथ मिलाया, इंडिया को साथ मिलाया और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिलाया। ठीक है, उसके बाद हमें क्वाड बनता हुआ नजर आया, I2U2 इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नजर आया। अब ये काउंटर स्ट्रैटेजीज है, यूएसए ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज को अपनाया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, चाइना के, और चाइना ने अपने काउंटर स्ट्रैटेजीज को यहां पर अडॉप्ट किया, किसके अगेंस्ट, बेसिकली यूएसए के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब ये चीजें हमें देखने को मिली। तो यहां पर क्या क्या, टू डोमिनेट मैरीटाइम चोक पॉइंट, तो यहां पर जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। बेसिकली यहां पर इसका पर्पस क्या था, चौक पॉइंट के ऊपर यहां पर अपने जो है वो हेजमनी बनाना या उसके ऊपर गालब आना, बेसिकली चेक बीजिंग ट्रेड रूट्स, और जितने भी हमें यहाँ पर ट्रेड रूट्स नजर आए चाइना के, तो उसके ऊपर एक किस्म की हेजमनी बनाने की कोशिश की यहाँ पर यूएसए ने। और यहाँ पर जो है वो कह ले के चाइना ने क्या किया, BRI प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ज़मीनी जो है यहाँ पर रास्ते बनाने की बात की, ज़मीनी रास्तों के ऊपर हेजमनी बनाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए यूरेशियन, अगर देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रशिया की तरफ से ग्रेटर यूरेशियन जो है यहाँ पर पार्टनरशिप जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो चाइना ने यहाँ पर क्या किया, 3 कॉरिडोर को बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया। 2 कॉरिडोर की अगर बात करें यहाँ पर मैसिव लैंड कॉरिडोर्स, जो जमीनी रास्तों को यहाँ पर आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि मैरीटाइम के ऊपर किसका यहाँ पर ज्यादा फोकस था, यूएसए का था। तो यूएसए का कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा था कि पूरा कह ले के बहरी जो हमें यहाँ पर मुहासरा था वो देखने को मिल रहा है। इसलिए चाइना ने यहाँ पर काउंटर स्ट्रैटेजी में क्या किया कि जमीनी रास्तों के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर ग्रेटर यूरेशियन जो पार्टनरशिप हमें नजर आई, किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से। तो यहाँ पर चाइना ने एक तो नदरन यहाँ पर कॉरिडोर बनाया, दूसरा मिडल कॉरिडोर। अब नदरन कॉरिडोर वो था जो बेसिकली यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन हमें रेलवे देखने को मिल रहा है ना कॉरिडोर। उसके बाद मिडल की बात की जाए तो जो हमें कैस्पियन जो सी है उसके साथ हमें जो कैप्सियन सी उसके साथ हमें कनेक्ट होता हुआ नजर आया रशिया तक। उसके बाद सेंट्रल एशियन हाईवे यहाँ पर बनाने की बात की गई, जो बेसिकली रशिया तक कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, रेंडरिंग मैरीटाइम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी
ऑब्सोलीट, उसने कहा कि भाई ये जो मैरीटाइम जो स्ट्रैटेजी है ये तो अब पुरानी हो चुकी है, अब जो है ज़मीनी जो है वो कह ले कि यहाँ पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल होना चाहिए। तो आपका सी पैक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया BRI के जरिए, तो अब ये देख सकते हैं कि ये भी आपको एक लैंड मैस जो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए ये काउंटर स्ट्रैटेजीज है बेसिकली जो चाइना ने यूएसए के अगेंस्ट की, और यूएसए ने काउंटर स्ट्रैटेजीज को अपनाया किसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। जैसे मैंने अभी बोला, तो यहाँ पर यूएसए की क्या यहाँ पर काउंटर स्ट्रैटेजी थी, मैरीटाइम के ऊपर पूरा जो हेजमनी होनी चाहिए, डोमिनेंस होनी चाहिए। इसने किसको साथ मिलाया, इंडिया को साथ मिलाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाया, जापान को साथ अपने मिलाया, साउथ कोरिया को भी मिलाया, और उसके बाद आसियान कंट्री को, जो साउथ चाइना सी के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनको क्या किया इन्होंने यहाँ पर अपने साथ जो है इसको मिलाया, और यहाँ पर जो किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को, और चाइना ने रुख की तरफ कर लिया जो रशिया की तरफ, वहाँ पर जो है वो कह लें कि उसके साथ ज़मीनी रास्ते के ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। द मई 2026 रीशफल सीनो यूएसए डेटनेट की अगर बात की जाए, वेस्टर्न रीअलाइनमेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब से यहाँ पर ट्रांस अटलांटिक रिलेशन खराब हुए, जब यूएसए और यूरोप के दरमियान में, तो यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो यहाँ पर जो है वो कह ले कि चाइना का विजिट करते हुए नजर आई। और रिसेंटली जो है अभी किसने विजिट किया, ट्रंप ने विजिट किया। ठीक है, तो यहाँ पर शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान में हमें मीटिंग देखने को मिली, और जिसको यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी हमें जो है वो देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर अब यूएसए ने भी कहीं ना कहीं पर चाइना को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये भी एक इमर्जिंग पावर है और इसके साथ जो है वो मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज भी है। तो शी जिनपिंग अगर देखा जाए, ट्रंप के स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो रिकॉग्नाइजिंग द फेलियर ऑफ द एब्सोल्यूट कंटेनमेंट यहां पर फेल हो चुके हैं। यूएसए शिफ्टेड फ्रॉम द ओपन कन्फ्रंटेशन टू मैनेज्ड कंपटीशन। तो यहां पर क्या कन्फ्रंटेशन करने की बजाय बेसिकली किसकी तरफ यहां पर शिफ्ट हो चुके नजर आया हमें, कंपटीशन की तरफ। ठीक है, एट मई 2026 समिट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एग्री टू फ्रेमवर्क ऑफ द कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर जो वो कंस्ट्रक्टिव स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली कि यहां पर वाकई यूएसए ने क्या किया, बेसिकली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो है चाइना भी एक इमर्जिंग पावर है, इसके साथ जो हमें यहां पर चलना पड़ेगा। एक चीज ये भी है, सिंबॉलिक रिट्रीट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टिंग दिस डिप्लोमेटिक कंप्रोमाइज द यूएसए ऑफिशियली डिलीटेड द वर्ड जो इंडो पैसिफिक कमांड, जो हमें यहां पर इंडो पैसिफिक कमांड नजर आता था, तो अब पैसिफिक कमांड नजर आ रहा है। इंडो को बेसिकली यहां पर क्या कर दिया गया, बेसिकली जो है वो अरेज कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज भी है, यहां पर डिलीट कर दिया गया, और आप बात की जा रही है यहां पर पैसिफिक कमांड की, तो ये चीज भी हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यूरोपियन डिफेंस ऑटोनॉमी की अगर बात की जाए, तो यूरोपियन कंट्री की क्या पॉलिसी, भाई यूएसए ने सीधा सीधा कहा कि आप जानो और आपका काम जाने। ठीक है, तो यहां पर यूरोपियन कंट्री ने क्या क्या भाई, यूरोपियन कंट्री का बेसिकली ये बिहेवियर क्यों था कि ये, इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। क्यों था कि जिस तरह यहां पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी, यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद कह लें कि यहाँ पर ग्रीनलैंड वाला मैटर आपके सामने ही था, उसके अलावा आपके सामने वेनेजुला वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए ने कहा कि भाई रीजनल एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ पर ट्रंप की तरफ से बार बार क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप नेटो के अंदर इतना जो है वो कह लेकर खर्च ही नहीं करते, सारा खर्च तो हम कर रहे हैं ना, आप मिशन के ऊपर आते हैं। तो इस चीज़ ने क्या किया, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज को अलग कर दिया। तो यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर बात की कि नहीं, अब हम अपने पाँव के ऊपर स्टैंड करेंगे, अपने पांव के ऊपर खड़े होंगे और अपने डिफेंस के ऊपर जो है वो बजट खुद हम यहां पर लगाएंगे। तो अब ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये ऐड कर सकते हैं फेल। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक डायलेमा ऑफ न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए, अब ये तो है हमारे पास। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर नेटो के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिली, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है। यही जो है ग्रीनलैंड वाला इशू था, इसके ऊपर मेरा सेपरेट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। स्ट्रैटेजिक डायलेमा ऑफ न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली की यहाँ पर क्या पॉलिसी थी, एक तरफ तो इसने यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यहाँ पर एक तो ब्रिक्स है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एससीओ को भी ज्वाइन करके रखा है, चाइना के साथ भी है। ठीक है, रीजनलाइजेशन की बात भी करता रहा, यहाँ पर डीडोलाइजेशन की भी बात करता रहा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये आएगा ना, ब्रिक्स के साथ अलायंस बनता हुआ नजर आया। ठीक है,
अब यहाँ पर यूएसए लीड एंटी चाइना अलायंस जो है यहाँ पर हमें देख रहे हैं क्वाड और यहाँ पर I2U2 जो साइन किया गया, ठीक है, ये जो मीटिंग देखने को मिली इंडिया, इजराइल और यहाँ पर यूएसए यूएई के दरमियान में, इसको बोला था I2U2, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उसके अंदर भी इंडिया देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए क्वाड यहाँ पर साइन किया गया, तो क्वाड के अंदर भी इंडिया, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप चेक करें, इंडिया भी हर जगह पर जो है अपना बैलेंसिंग एक्ट जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा है ना, तो बैलेंसिंग एक्ट के जरिए चल रहा है। एक तरफ जो है ब्रिक्स को भी जो है यहाँ पर मेंबर है, ब्रिक्स का भी, उसके अलावा SCO का भी मेंबर है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो I2U2 का भी है, क्वाड का भी मेंबर है। उसके अलावा अगर देखा जाए जो भी इंडो पैसिफिक का स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भी इंडिया नज़र आता है, काउंटर करने के लिए किसको, चाइना को। तो अब ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फेलियर टू आइसोलेट, उसके अलावा पाकिस्तान को इसने जो है यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर आइसोलेट करने की भी यहाँ पर कोशिश की, और विलीफाई किस नाम पे ऊपर किया गया, यहाँ पर टेररिज्म के नाम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है हमें यहाँ पर कह लें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो रशिया की फॉरेन पॉलिसी आपको पता ही है कि जब से यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए यूएसए की तरफ से या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, तो तब से लेकर जो है इसका जो हमें टिल्ट देखने को मिल रहा है, रशिया का जो हमें यहाँ पर जो है वो टोटली अगर देखा जाए इन्फ्लुएंस जो देखने को मिल रहा है किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, बेसिकली चाइना की तरफ। तो चाइना और ज़्यादा यहाँ पर रशिया और चाइना क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक दिन अभी यहाँ पर ट्रंप विजिट करके गया है, आफ्टर 2 या 3 दिन आप कह सकते हैं 2 और 3 डेज यहाँ पर जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर चाइना का विजिट किया, ठीक है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान रीजनल अलाइनमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, एंड पोस्ट हेजेमोनिक ऑर्डर, ठीक है, मल्टीलैटरल बैलेंसिंग। एक तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, यूएसए के साथ, वॉशिंगटन के साथ भी रिलेशन कायम किए, रशियन के साथ भी, यहाँ पर चाइना के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी अपने मेंटेन रखे रिलेशंस को, सेंट्रल एशिया के साथ भी मेंटेन रखे। आ जाके इशू किसके चल रहा है, इंडिया और यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है यहाँ पर जो चाइना की तरफ से लिए गए, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात की जा रही है, बेसिकली ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया गया, ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव लिया गया, कि ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव लिया गया, किसकी तरफ से लिया गया, बेसिकली वो चाइना की तरफ से, उसको भी इंडोर्स करता हुआ नजर आया यहाँ पर। न्यू साउथ एशियन अलाइनमेंट की अगर बात की जाए तो विद इंडिया रेंडरिंग सार्क डिसफंक्शनल है। तो अब यहाँ पर जब से तारिक रहमान आया बांग्लादेश के अंदर, आफ्टर यहाँ पर शेख हसीना वाजद जो टॉपल की गई गवर्नमेंट 2024 के अंदर, उसके बाद से तारिक रहमान जो आए हैं, तो पाकिस्तान की जो है वो रिलेशन बांग्लादेश के साथ हमें जो है वो अच्छे नजर आए। फर्स्ट विजिट जो है यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश के जो तारिक रहमान साहब हैं वो यहाँ पर मलेशिया का विजिट करने वाले। तो हम बात यहाँ पर बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो अभी सार्क आपकी जो डिसफंक्शन हो चुकी है यहाँ पर, जो मैं कह लें कि अब बेकार होते हुए नजर आ रही, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि चाइना को इसके साथ अगर मेंबर बनाया जाए, इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर आगे लेकर चला जा सकता है। जो आपको पता है कि 2016 के अंदर जो है बोल जो सार्क की मीटिंग होने वाली थी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यूरी अटैक की वजह से इसको जो है वो बाइकआउट कर दिया गया इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो है वो सार्क भी डिसफंक्शनल जो है, सार्क का डिसफंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो अब अगर देखा जाए तो ये पूरा टॉपिक अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया, किस तरह काउंटर स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया गया एक दूसरे की, किस तरह इंडिया ने यहाँ पर जो है वो कह लें कि अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया, किस तरह यहाँ पर चाइना ने किया, किस तरह पाकिस्तान ने किया। तो ये हमने एक ओवरऑल इसके ऊपर डिबेट की, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बर्गन स्टॉक की बात करते हैं, इसके ऊपर ओवरव्यू लेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। ऑलरेडी जो इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। अभी जो इसके अंदर फर्दर अभी जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि 19 जो यहाँ पर कह लें कि जून को जो मीटिंग होनी थी, 19 जून को जो फ्राइडे वाले दिन, वो आपको पता है कि यहाँ पर कैंसिल हो चुकी थी। उसकी रीज़न क्या थी कि ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो कह लें कि एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया था वेंसडे वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो कह लें ईरान की तरफ से भी किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यहाँ पर, और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ देखा जाए ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर साइन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 19 यहाँ पर जून को जो है यहाँ पर मीटिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। अब ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर सैटरडे वाले दिन जो है यहाँ पर जो वो कह लें कि डेलीगेशन जो है स्विट्जरलैंड के अंदर गए। जो बर्गन स्टॉक है, बर्गन स्टॉक आपको पता है रिजॉर्ट है, एक बहुत फेमस है। तो वहाँ पर जो है बेसिकली हमें मीटिंग होते हुए नजर आई संडे वाले दिन। जेडी वैंस की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई वो भी जो है यहाँ पर फर्दर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए या अमल दरामद के लिए जो है बेसिकली वो
जो है वो कह लें कि स्विट्जरलैंड विजिट करने वाले। तो इस तरह देखा जाए तो ईरान की तरफ से भी जो है डेलीगेशन जो है वो कह लें कि स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CDF आसिम मुनीर साहब भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली इसका पर्पज़ एक ही है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद कराना। लेकिन इसके अंदर अभी 2 हर्डल्स हमें देखने को मिल रही है। अब 2 हर्डल्स क्या है? सबसे पहले अगर देखा जाए, एक तो आपको पता है कि यहां पर सबसे बड़ी चीज है वो है डिस्ट्रप्टिव एस्केलेशन। ये बात की जा रही है बेसिकली लेबनान के अंदर अभी भी जो है इजरायली फोर्सेस की तरफ से अटैक्स या स्ट्राइक्स हमें सदर्न लेबनान के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि अगर यहां देखा जाए तो JD वैंस की तरफ से भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इजरायली जो है प्राइम मिनिस्टर को, बेंजामिन नेतन्याहू को या लीडरशिप को, इजराइल को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया। ट्रंप ने यहाँ पर काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया बेंजामिन नेतन्याहू को कि भाई आपने जो यहाँ पर लेबनान के अंदर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, वो आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे जितनी देर का हिजबुल्लाह यहाँ पर से नहीं निकलेगा। अब हिजबुल्लाह उसकी वजह क्या है कि सन 2000 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वो कह लें कि इजरायली फोर्सेस को यहाँ पर जो विदड्रा करवाया वो किसने करवाया? हिजबुल्लाह ने करवाया। तो ये चीज़ है। तो अब अगर देखा जाए तो उनकी जो है वो यहाँ पर हमें पर्सनल कहीं ना कहीं पर जो है वो दुश्मनी देखने को मिल रही। तो अब जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो लेबनान के अंदर स्ट्राइक की जा रही है उसकी वजह से ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर रहे हैं क्योंकि USA जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब पाकिस्तान के हाई लेवल मीडिएशन की बात की जाए तो शटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो शटल डिप्लोमेसी के अंदर जो होता है बेसिकली बार बार सफ़र करके जाना और 2 स्टेट्स के दरमियान में सुलह करवाने को बोला जाता है। तो यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो मोहसिन नकवी साहब, वो जो है कह लें कि ईरान के विजिट पर हैं, ठीक है, ताकि जो है वो क्या किया जा सके, जो मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके और इस एग्रीमेंट के जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद हो सके, ठीक है। एस्केलेटिंग पॉलिटिकल रेटोरिक एंड ब्रिंकमैनशिप है। तेहरान ने अल्टीमेटम दे दिया जितनी देर तक जो है ट्रंप इसके कह लें कि एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो है वो कह लें कि फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि यहाँ पर लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, तो लेकिन अटैक हो रहा है। लेकिन ईरान यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर वायलेशन की जा रही है एग्रीमेंट की, तो ट्रंप को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंटायर अंडरस्टैंडिंग विल बी इन ट्रबल अनलेस USA इमीडिएटली फुलफिल इट्स स्पेसिफिक कमिटमेंट्स अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करता तो ये बात नहीं बनेगी। तो ये किसकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है? ईरान की तरफ से। तो आई होप ये न्यू डेवलपमेंट्स बेसिकली कि अभी जो संडे वाले दिन मीटिंग होने जा रही है किसके लिए? बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रॉपर कह लें कि इसके ऊपर जो अमल दरामद करवाने के लिए एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। जो 14 पॉइंट्स यहाँ पर साइन हुए वो तो हम खैर ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की। और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम लाजमी यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा? परवेड। परवेड मीन्स क्या होता है? टू स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, हर जगह फैल जाने को बोला जाता है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? परमिट या स्प्रेड, फैलाव को बोला जाता है। ऑपोजिट क्या बनेगा? अवॉइड या एक्सक्लूड। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? एट्रोशियस, बहुत इजी वर्ड है। बेसिकली एक्सट्रीमली बैड को बोला जाता है या शॉकिंग को, ठीक है। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? ड्रीडफुल या टेरेबल, इंतहाई खौफनाक, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा? एक्सीलेंट या गुड को आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? रिलेंटलेसली, बहुत इजी वर्ड है। बेसिकली इन अ परसिस्टेंट अनईजिंग मैनर, बेसिकली मुस्तकिल तौर पर या लगातार। परसिस्टेंटली बोल सकते हैं या नॉन स्टॉप। ऑपोजिट क्या बनेगा? इंटरमिटेंटली बोल सकते हैं या ओकेजनली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? मोलिकॉडल्ड। मोलिकॉडल्ड मीन्स होता है ट्रीटेड टू लीनियंटली और ओवर प्रोटेक्टेड, हद से ज़्यादा जो है प्यार करना या एहतियात करना या हद से ज़्यादा लाड प्यार करने को बोला जाता है। पैम्पर करना या ओवर प्रोटेक्टेड, हद से ज़्यादा हिफाजत करना। ऑपोजिट क्या बनेगा? निगलेक्टेड या टफ एंड, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा फोरे। फोरे बहुत इजी वर्ड है। बेसिकली आ सडन अटैक को बोला जाता है, अचानक से हमला कर देना, ठीक है। आ ब्रीफ अटेम्प्ट, रेड की बात की जा रही है या वेंचर। ऑपोजिट क्या बनेगा? विदड्रॉल या रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी है जो हम राइटिंग स्किल के अंदर भी यूज करते हैं, डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल का मतलब होता है खराब कारकर्दगी, आप बोल सकते हैं। नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली और इफेक्टिवली, ठीक है, अच्छे तरीके से काम ना करने को बोला जाता है, खराब हालत। इम्पेयर्ड या डिफेक्टिव। ऑपोजिट क्या बनेगा? फंक्शनल, काम करना या इफेक्टिव, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी नोट करिएगा।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर प्रीपोस्टेरियस। प्रीपोस्टेरियस मींस होता है यहाँ पर कंप्लीटली अब्सर्ड या रेडिकुलस को बोला जाता है, ठीक है, जो मुकम्मल तौर पर क्या होता है मुज़क्के फेस को बोला जाता है, ठीक है, अजीब को अब्सर्ड बोल सकते हैं या रेडिकुलस। ऑपोजिट क्या बनेगा रीजनेबल या सेंसिबल आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा एम्ब्रॉयल्ड। बहुत इजी वर्ड है। एम्ब्रॉयल्ड मींस होता है डीपली इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज, बेसिकली मुश्किलात के अंदर उलझ जाने को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटेंजल्ड या इन्वॉल्व। ऑपोजिट क्या बनेगा इसका फ्री या डिटैच्ड, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग मींस होता है शो ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, पावर का दिखावा करना, ताकत का दिखावा करने को बोला जाता है। डिस्प्लेइंग या बोस्टिंग, शौकी मारना। ऑपोजिट क्या बनेगा हाइडिंग या कंसीलिंग। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर बैफल्ड। बैफल्ड मींस क्या होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड को बोला जाता है, ठीक है, आर पजल्ड। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा पजल्ड या कंफ्यूज्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा क्लियर या सर्टेन, यकीनी तौर पर। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।